हेलो फ्रेंड्स वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी सोशलॉजी क्लास 12 की सीरीज़ चल रही है। हमने क्लास 12 के बुक फर्स्ट का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट में। और हमने क्लास 11 भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो जिस बच्चे को क्लास 11 देखना हो वो क्लास 11 देख ले। और क्लास 12 का आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 2। ठीक है, चैप्टर 2 मेनली हमारा है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। ठीक है, कि हमारी इंडियन सोसाइटी कैसी है उसको एज ए स्ट्रक्चर पढ़ना, उसके लोगों के बारे में जानना, कितने मेन हैं कितने वुमेन हैं, उनके फीचर्स जानेंगे हम। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर किसी भी बच्चे को क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी के नोट्स, क्लास 11 सोशलॉजी के एनसीईआरटी के नोट्स, क्लास 12 एनसीईआरटी के नोट्स या किसी भी रेफरेंस बुक सोशलॉजी के हैंड रिटन नोट्स के अगर परचेस करना हो तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी को पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले डेमोग्राफी का मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, कि डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है। तो डेमोग्राफी इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स। ठीक है, इसको हमने 2 ग्रीक वर्ड से इस वर्ड डेमोग्राफी को लिया है। ठीक है, ग्रीक वर्ड्स के वो 2 वर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला है डेमोस और दूसरा है ग्राफियन। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, लोग, जनता, और ग्राफियन का मतलब होता है डिस्क्राइब करना। ठीक है, इसीलिए हमने डेमोग्राफी वर्ड लिया है और हम लोग डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर करेंगे कि वहाँ के जो लोग हैं, पीपल है, आम जनता है, हम उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, उनको डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे। तो डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? डेमो का मतलब होता है, डेमोस का मतलब होता है पीपल और ग्राफाइन का मतलब होता है डिस्क्राइब। ठीक है, ये एक ग्रीक वर्ड है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर हमारा डेमोग्राफी बना। इट इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इसको आप दूसरी लैंग्वेज में बोलेंगे तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप अपने पॉपुलेशन की जब एक सिस्टमैटिक वे में जब उसकी स्टडी करते हो, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हो, एक क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव वे में जब आप अपने पॉपुलेशन को पढ़ते हो, तब हम लोग उस चीज़ को डेमोग्राफी बोलते हैं। व्हाट डज इट टेल? अब ये हमें क्या बताता है? ठीक है, जब आप सोसाइटी की स्टडी करते हो, अपने पॉपुलेशन की स्टडी करते हो, तो वो आपको क्या बताता है, हम ये जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो हमें क्या बताता है? तो ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस रिलेटेड विथ पॉपुलेशन। ठीक है, तो ये हमें ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस रिलेटेड विथ पॉपुलेशंस में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या प्रोसेस अपनाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ के बारे में हमें थोड़ी सी नॉलेज देता है। ठीक है, अब ट्रेंड्स और प्रोसेसेस में क्या क्या आता है? तो चेंज इन पॉपुलेशन साइज, कि पॉपुलेशन वहाँ की बढ़ रही है, कम रही है, किस तरीके से बढ़ रही है। ठीक है, ये चीज़ें बताता है। पैटर्न्स ऑफ बर्थ, डेथ्स एंड माइग्रेशन। ठीक है, माइग्रेशन होगा, माइग्रेशन लिखा है बट माइग्रेशन होगा, आप लोग सही कर लीजिएगा। कि वहाँ के लोग, कितने लोग बर्थ हो रहे हैं, कितने लोगों का जन्म हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, और कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जा रहे हैं। ठीक है, मतलब एक जगह से दूसरे जगह जॉब पर्पस, स्टडी पर्पस, रहने के व्यू से क्या कर रहे हैं, चले जा रहे हैं। तो ट्रेंड्स एंड प्रोसेसेस में हमें ये बताता है। दूसरा हमारा स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। फिर हमें ये पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में बताता है। प्रपोर्शन ऑफ वुमेन एंड मेन इन डिफरेंट एज ग्रुप। ठीक है, कितने मेन हैं, कितनी वुमेन हैं, किस एज के कितने मेन हैं, कितनी वुमेन हैं, उनके बीच में क्या करता है, डिफरेंस बताने का काम करता है। सोशोलॉजी एंड डेमोग्राफी इन्वॉल्व एट द सेम टाइम इन यूरोप इन 18th सेंचुरी। ठीक है, यूरोप में 18th सेंचुरी में क्या हुआ, सोशोलॉजी और डेमोग्राफी क्या हुई थी, साथ में इन्वॉल्व हुई थी, साथ में इवॉल्व हुई थी, मतलब स्टार्ट हुई थी। ठीक है, वाई इट इज़ इमर्ज। अब वो वहाँ पे क्यों इमर्ज हुई, ये भी जानना बहुत ज़रूरी। अब ये इमर्ज क्यों हुआ, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। टू expand state activity, the systematic and regular collection of statistics is important। ठीक है, अपने स्टेट्स की एक्टिविटी को जानने के लिए और उसको उसकी एक
सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने के लिए, उसको एक सिस्टमैटिक वे में आगे बढ़ाने के लिए, अपने एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए स्टेट के, तो हमें एक रेगुलर कलेक्शन की ज़रूरत होती है। किस चीज़ का कलेक्शन? कि वहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हों, स्टैटिस्टिकल जो डेटा होते हैं उनको कलेक्ट करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। मॉडर्न वे ऑफ कीपिंग क्वांटिटेटिव डाटा, ठीक है, जो आजकल चल रहा है कि लोग क्या करते हैं, क्वांटिटेटिव डाटा अपने पास रखते हैं। रोल्स एंड फंक्शंस, अब इसका रोल और फंक्शन देखते हैं। ये मतलब सिस्टमैटिक वे में आप किसी डाटा को कलेक्ट तो कर ले रहे हो, लेकिन इसका फंक्शन और इसका इम्फेक्ट हमारी सोसाइटी पे कैसे पड़ता है, ठीक है, ये भी देखेंगे अब हम। तो पहला है इफ़ेक्ट, डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट। ये जो पब्लिक के हेल्थ मैनेजमेंट को काफ़ी ज़्यादा डेवलप करता है, ठीक है, कि हमें जब चीज़ें पता रहेंगी कि क्या गलत हो रहा है और क्या सही हो रहा है, तो हम उन चीज़ों में क्या कर पाएंगे, सुधार कर पाएंगे। पॉलिसीज़ एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, जो चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर्स या रूल्स एंड रेगुलेशन या कोई भी पॉलिसी का क्या होगा, एक अच्छे तरीके से हम यूटिलाइज़ कर पाएंगे, उनको लोगों को बता पाएंगे और उसको एक मेंटेन करके रख पाएंगे। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, जो भी हमारे फार्मर्स हैं, जो भी चीज़ें उनसे रिलेटेड जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हम निकालते हैं, उन तक बेहतर तरीके से पहुंच भी पाएगी और हमें जो उसमें कमी लगेगी हम उनके लिए और बेहतर पॉलिसीज़ बना भी सकते हैं। इंडस्ट्री, टैक्सेशन एंड रिवेन्यू जनरेशन, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ को अच्छे से जान पाएंगे, उनसे टैक्सेशन अच्छे से ले पाएंगे और उससे क्या हो सकता है, हम अच्छा से अच्छा रिवेन्यू जनरेशन भी कर सकते हैं। फिर है गवर्नेंस ऑफ सिटीज़, ठीक है, जो सिटी को आप अगर कहीं भी रह रहे हो तो उसको गवर्न करना, उसको मेंटेन करना, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बरकरार करना, क्या करना है, इस चीज़ की क्या होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। विदाउट गवर्नेंस ऑफ सिटी वी कांट सर्वाइव इन अ गुड मैनर, ठीक है, हम एक अच्छे मैनर में क्या करते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लोग वहाँ पे उनके जो मन में आएगा वो करेंगे, चीज़ों को जिस तरीके से हैंडल करना होगा उस तरीके से करेंगे, लोगों को कुछ नहीं समझेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि बच्चों को मेरे ठीक है से थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट ये एक मेरा वे हो गया है क्योंकि मैंने बच्चों को बहुत साल अपने सामने टीचिंग दी है और आज भी दे रही हूँ, ठीक है, खुद का इंस्टीट्यूट चलाती हूँ। तो जब बच्चों को सामने भी पढ़ाओ ना, तो ये एक चीज़ हो जाती है कि उनसे बार बार उनका व्यू समझने के लिए कि हाँ समझ में आ गया ना, हाँ समझ में आ गया ना, तो थोड़ा सी चीज़ मेरे वीडियो में भी अप्लाई हो जाता है। तो आप लोग उसको थोड़ा सा क्या कर सकते हो, नज़रअंदाज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप इसको एज अ सामने इन फ्रंट कि मैं आपको फ्रंट में बैठ के पढ़ा रही हूँ, आप उस चीज़ को समझ भी सकते हो कि जब मैं ठीक हो बोलूँ तो आपको भी ये लगे कि हाँ मुझे समझ में आ गया, ठीक है। तो फिर हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डेमोग्राफी। डेमोग्राफी कितने तरीके की होती है, तो एक होता है हमारा फॉर्मल डेमोग्राफी, दूसरा होता है सोशल डेमोग्राफी, ठीक है। जब हम क्वांटिटिव वे में, ठीक है, नंबर्स के वे में अगर कोई भी स्टडी करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मल, और जब हम क्वालिटी के बेस पे करते हैं कि जो नंबर कम है या बढ़े, ठीक है, मान लो पॉपुलेशन कम है, ये हमारा फॉर्मल हो गया। अब सोशल क्या होगा कि ये पॉपुलेशन क्यों कमा, इसके कॉज एंड इफ़ेक्ट्स, ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा सोशल डेमोग्राफी। अब फॉर्मल डेमोग्राफी क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसको डीप में पढ़ने की कोशिश करते हैं। मैं जूम कर देती हूँ उसको, स्क्रीन को, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। इट इज़ लार्जली क्वान्टिटेटिव फील्ड, ठीक है, आप क्या करते हो, फील्ड में जाके क्वांटिटेटिव वे में क्या करते हो, स्टडी करने की कोशिश करते हो कि आप क्या करो, नंबर्स में चीज़ों को काउंट कर सको। इट सिंपली रिफर्स टू अ मैथमेटिकल स्टडी ऑफ सच वाइटल इवेंट्स एज बर्थ, डेथ, माइग्रेशन, मैरिज एंड डिवोर्स। क्या इसमें आप क्या करते हो, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला लगा के, जैसे कि प्लस माइनस करना, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, कितने लोगों की डेथ हो रही है, कितने लोग एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट कर जा रहे हैं, कितने लोगों की मैरिजेस हो रही हैं और कितने लोगों के डिवोर्स हो रहे हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर। आप क्या करते हो, उस चीज़ को जब स्टडी करते हो तो इस टाइप के स्टडी को हम लोग फॉर्मल डेमोग्राफी बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सोशल डेमोग्राफी। सोशल डेमोग्राफी क्या होता है, इट रिफर्स टू द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डेमोग्राफिक फिनोमिना एंड सोशल एंड इकोनॉमिक फिनोमिना, ठीक है। इसका मतलब होता है कि आप चीज़ों को क्या कर रहे हो कि चीज़ें हुई, ठीक है, माइग्रेशन हुआ,
तो माइग्रेशन क्यों हुआ, उसके पीछे का आप सोशल और इकोनॉमिक दोनों फिनोमेना देखोगे कि सोसाइटी की वजह से ये इन्फ्लुएंस थे या कोई इकोनॉमिक कारण था, एम्प्लॉयमेंट के लिए गए, या क्या रीज़न था, आप उसके पीछे का रीज़न, और इन दोनों में जब उस रीज़न और जब उस फिनोमेना को आप रिलेट करते हो तब उसी चीज़ों को हम लोग बोलते हैं सोशल डेमोग्राफी. It inquires wider cause and consequences for population structure and change. पॉपुलेशन का स्ट्रक्चर या उनके स्ट्रक्चर में जो भी चेंज आ रहा है उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कॉज है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, इन सब को क्या करते हो आप इसमें स्टडी करते हो. तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. काफ़ी मतलब क्लास 12 मतलब मुझे तो थोड़ा सा क्लास 11 का जो सोशलॉजी है वो थोड़ा सा ज़्यादा टफ लग रहा है, लेकिन जो क्लास आपकी 12th की सोशलॉजी है वो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल है. ठीक है, आप हर कुछ अपने नेचुरल चीज़ों से क्या कर सकते हो, उसको कंपेयर कर सकते हो. बिल्कुल टफ है नहीं, एकदम नॉर्मल सी चीज़ें हैं कि आप जिसको पढ़ो और आपको समझ में आ जाना चाहिए. इसमें बता रहा है सर्वे होता है. ठीक है, सर्वे दो होते हैं, सेंसस और सैंपल. तो इस पे आपको पता होगा लेकिन मैं भी बता देती हूँ. सर्वे क्या होता है, लुक क्लोजली एट और एग्जामिन. किसी भी चीज़ को एकदम पास से देखना, समझना या उसको एग्जामिन करना. आपके जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या करते हैं, आपके कॉपी को देखते हैं, समझते हैं, देन आपको मार्किंग करते हैं. तो वो क्या होता है, सर्वे होता है. तो जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं वो फील्ड में जाते हैं पर्टिकुलरली. ठीक है, एक मिनट में वाइट स्पेस ले लेती हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा. ठीक है, तो जो सर्वे करने वाले लोग होते हैं वो क्या करते हैं, फील्ड में जाते हैं, वो आपको देखते हैं कि आप कहाँ पे कितना ज़्यादा मतलब कितने लोग एग्रीकल्चर में हैं, कितने लोग इंडस्ट्री में, कितने लोग सर्विस में, सब कुछ देख के क्या करते हैं, अच्छे से एग्जामिन उस चीज़ को करते हैं. इसको करने का हमारे पास दो तरीका होता है. पहला तरीका होता है हमारा सेंसस. ठीक है, पहला तरीका होता है हमारा सेंसस. सेंसस क्या मतलब क्या होता है, एन ऑफिशियल काउंट और सर्वे स्पेशली फॉर पॉपुलेशन. ये एक ऑफिशियल काउंट होता है. ठीक है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिशियल की तरफ से ये काउंट कराया जाता है ताकि आप क्या कर सको, पॉपुलेशन के बारे में अच्छे से जान सको. फर्स्ट मॉडर्न सेंसस टुक प्लेस इन 1790 अमेरिका. पहला जो मॉडर्न सेंसस था मतलब पहला सेंसस अमेरिका में 1790 में हुआ. यूरोप स्टार्टेड इट सेंसस इन 1800. यूरोप ने अपना सेंसस कब स्टार्ट किया, 1800 में किया. ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया स्टार्टेड कंडक्टेड सेंसस ड्यूरिंग 1867 टू 72. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सेंसस कब स्टार्ट किया था, 1867 से लेके 72 तक इन्होंने स्टार्ट किया था. ठीक है, रेगुलर 10-year decennial census have been conducted since 1881. 1881 से क्या हो रहा है, हर 10 साल पे हमारा सेंसस होता है. ठीक है, मतलब 1881 से जब सेंसस स्टार्ट हुआ तो उसके बाद हर 10 ईयर्स पे हमारा सेंसस होता है. ठीक है, क्योंकि ये माना जाता है कि हर 10 ईयर मतलब चीज़ों को चेंज होने में, चीज़ों को बदलने में कम से कम 10 साल का समय लगता है. इसलिए हर 10 साल पे हमारे इंडिया में क्या होता है, एक काफ़ी ब्रॉड लेवल पे सेंसस किया जाता है. इंडिया सेंसस कंसिडर्ड द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, इंडिया में जो सेंसस होता है उसको पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा क्या बोला गया है, सेंसस बोला जाता है. थ्योरीज ऑफ डेमोग्राफी. अब डेमोग्राफी को लेके कुछ थ्योरीज हैं, वो थ्योरीज क्या कहती हैं देख लेते हैं. तो पहली थ्योरी है माल्थूजियन थ्योरी और दूसरी है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी. इन थ्योरी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, इसके फंक्शन, इसके क्रिटिसिज्म, इसकी जो आगे की चीज़ें हैं. तो आइए स्टार्ट करते हैं, देर नहीं करते हैं इसको पढ़ने में. पहला हम लोग पढ़ रहे हैं माल्थूजियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. माल्थूजियन थ्योरी क्या था, पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में हमें कुछ चीज़ें बताते हैं. वो चीज़ें क्या हैं देख लेते हैं. थॉमस रॉबर्ट माथुस
1776 टू 1834 तक इनका टाइम पीरियड रहा। इनका पूरा नाम था थॉमस रॉबर्ट माल्थस। ठीक है, हमें बहुत डीप में पढ़ने की इनकी बायोग्राफी तो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा अगर नॉलेज रहता है, जो भी चीज़ें हमें लोग बताए होते हैं, तो अगर हमें उनके बारे में भी थोड़ा पता होता है तो ये हमारी आंसर राइटिंग और हमारी अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज़ों को काफ़ी अच्छा बना देता है। इंग्लिश पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट थे, ये पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट इंग्लिश के थे। ठीक है, ही वॉज अ प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी एट ईस्ट इंडिया EIC कॉलेज एट हैदलबर्ग नियर लंदन। ठीक है, ये क्या थे, हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोफेसर थे EIC कॉलेज में, जो कि हैदलबर्ग में है, और वो कहाँ है, लंदन के पास है। ठीक है, दिस कॉलेज वॉज अ ट्रेनिंग सेंटर फॉर द ऑफिसर्स रिक्रूटेड टू इंडियन सिविल सर्विसेज। ये कॉलेज मेनली किस लिए था, ये कॉलेज क्या था, इंडियन सिविल सर्वेंट्स का क्या था, जो इंडियन सिविल सर्विसेज में जो लोग चुने जाते थे, जिनको रिक्रूट किया जाता था, उनका ट्रेनिंग सेंटर था। उनको यहाँ पे क्या दिया जाता था, ट्रेनिंग दिया जाता था। दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, अब ये थ्योरी क्या बोलती है, क्या कहती है, ये पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। Human population tends to grow at a much faster rate than the rate at which means of human subsistence can grow। ठीक है, इन्होंने बोला था जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है, लेकिन जो ह्यूमन सब्सिस्टेंस है, कि जो ह्यूमन लोग यूज़ करते हैं, जो प्रोडक्शन है, वो उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके जो प्रोडक्शन है चीज़ों के, वो कम हो रहे हैं। सो पीपल आर बाउंड टू लिव इन पॉवर्टी, इसलिए क्या हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, क्योंकि जब चीज़ों का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो लोग उस चीज़ों को यूज़ कैसे करेंगे। तो उनका ये मानना था कि पॉपुलेशन ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है और प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है, इस वजह से गरीबी बढ़ रही है। वाइल पॉपुलेशन राइजेज इन ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन मतलब होता है डबल की स्पीड में बढ़ना, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, 2 का 4 हुआ, 4 का 8 हुआ, 8 का 16 हुआ, 16 का 32 हुआ, इसी तरह क्या हो रहा है, डबल हो रहा है एक तरीके से। पॉपुलेशन हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ रहा है, ठीक है, डबल हो रहा है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन राइजेज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन जो एग्रीकल्चर है वो हमारा 2, 4, 6, 8 सब में 2-2 का डिफरेंस है ना, इस तरीके से बढ़ रहा है। तो इनका ये मानना था कि एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा है, हाँ, हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, और उस अकॉर्डिंग हमारा क्या है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बहुत कम है। इस वजह से लोग क्या हो रहे हैं, बहुत गरीब हो रहे हैं और गरीबी देश में बढ़ रही है। अब इनका पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कुछ बताया था, 2 तरीके से बताया था, एक प्रिवेंटिव चेक करके बताया था और एक पॉजिटिव चेक करके बताया था। तो इन्होंने प्रिवेंटिव चेक में क्या बताया था, इन्होंने प्रिवेंटिव चेक में, वेट अ मिनट, इन्होंने प्रिवेंटिव चेक में बताया था द प्रिवेंटिव मेजर सच एज लेट मैरिज, सेल्फ कंट्रोल, फैमिली प्लानिंग। ठीक है, इन्होंने बताया था कि लोगों को क्या करना चाहिए, पॉपुलेशन कम करने के लिए कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए, कि लोग क्या करें, लेट मैरिजेस करें। लेट मैरिजेस करने का बेनिफिट क्या होगा कि लड़कियां जो हैं या लड़के जो हैं वो पढ़ेंगे लिखेंगे, उनको टाइम मिलेगा चीज़ों को जानने का, तो जब वो एजुकेटेड रहेंगे तो वो खुद एक चीज़ों को समझेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ किस रेट में करनी है। सेल्फ कंट्रोल, लोगों को खुद पे कंट्रोल करना चाहिए, और फैमिली प्लानिंग एक हिसाब से करनी चाहिए कि 2 बच्चे, 1 बच्चे, इस तरीके से 10-10 बच्चे, 5-5 बच्चे ना करें। नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन इन, दूसरा है पॉजिटिव चेक। पॉजिटिव चेक में उन्होंने क्या बताया था, नेचर हैज़ इट्स ओन वे ऑफ कीपिंग अ चेक ऑन इंक्रीजिंग पॉपुलेशन होगा यहाँ पे, कि उन्होंने दूसरा तरीका ये बताया था कि नेचर के कुछ अपने तरीके होते हैं। ठीक है, वो अपने तरीक़ों से क्या करता है, पॉपुलेशन को खुद चेक कर लेता है, मतलब उस पर इस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ेगा पॉपुलेशन इंक्रीमेंट का कि वो कहीं ना कहीं उसको पता चल जाएगा। इट इंक्लूड्स फैमाइन्स, फ्लड, अर्थक्वेक, एपिडेमिक्स होगा एंड वॉर्स। ठीक है, तो इसका क्या होता है, कहीं ना कहीं अंजाम हमें फैमाइन, अर्थक्वेक, फ्लड, एपिडेमिक, वॉर, ये सब में क्या होता है, कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो एक तो प्रिवेंटिव जो हम खुद कर सकते हैं, दूसरा था नेचर खुद चेक कर लेता है चीज़ों को। क्या, जैसे कोरोना चल रहा है, तो कोरोना क्यों चल रहा है, कहीं ना कहीं ये उसने नेचर ने एब्जॉर्व कर लिया था चीज़ें, उनको पता चल गई थी। ठीक है,
अर्थक्वेक्स आ जाते हैं, फेमाइंस आ जाते हैं, फ्लड्स आ जाते हैं, तो ऐसे ही नहीं आ जाते हैं। हमने नेचर को इतना हार्म किया होता है, नेचर खुद इस चीज़ को चेक कर लेता है कि कहाँ से किस तरीके से हार्म किया गया है, तो वो अपने रिजल्ट्स खुद दिखाना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। तो आप ये याद रखिएगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल करने के 2 तरीके होते हैं, एक प्रिवेंटिव चेक होता है, दूसरा पॉजिटिव चेक होता है। प्रिवेंटिव में आप चीज़ों को खुद कंट्रोल करते हो, ठीक है, आप लेट मैरिज करो, आप सेल्फ कंट्रोल करो, आप फैमिली प्लानिंग करो, लेकिन पॉजिटिव चेक में कि नेचर को जब हार्म हुआ तो वो लोगों को हार्म पहुंचाने लगता है, अर्थक्वेक, फेमाइन, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ों से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसिज्म। जैसे कि हम लोग जानते हैं हर जो भी राइटर होता है उसके बारे में कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया इस थ्योरी को भी। तो क्या क्रिटिसिज्म है ये देखते हैं। इन वेस्टर्न यूरोप द पॉपुलेशन वॉज राइजिंग एट अ रैपिड रेट, ठीक है, उन्होंने ये बताया कि जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। राइजिंग मतलब रैपिड रेट से बहुत ज़्यादा तेज़ी से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम फूड सप्लाई ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। लेकिन उन्होंने बोला कि जो आपने बोला कि पॉपुलेशन बढ़ती है तो प्रोडक्शन कम हो रहा है, नहीं, उन्होंने एक एग्जांपल दिया क्रिटिसाइज़र ने कि यूरोपियन कंट्री में तो पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन वहाँ पे प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों ने क्या किया, अपना टेक्नोलॉजी चेंज किया, उन्होंने टेक्नोलॉजी का यूज़ करके अपने प्रोडक्शन को ही बढ़ा दिया। तो उन्होंने बताया जो आपने फर्स्ट बात बोली कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है लेकिन जो हमारी प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ रहा, तो ये चीज़ें गलत है। आप यूरोप का एग्जांपल ले सकते हैं जहाँ पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है लेकिन वहाँ की टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी बढ़ने की वजह से वहाँ का क्या हो रहा है, प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। मैनी टाइम फूड प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड मोर देन पॉपुलेशन। बहुत बार ऐसा होता है कि फूड प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है और पॉपुलेशन कम हो जाती है, ठीक है, उन्होंने बताया है। फॉर एग्ज़ाम्पल 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन इज़ वर्किंग इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर इन यूएस। एक एग्जांपल दिया है कि वहाँ के टोटल पॉपुलेशन के जो 2% लोग हैं वो एग्रीकल्चरल सेक्टर में काम करते हैं यूएस में। स्टिल द टोटल जीडीपी इज़ मोर देन 14 ट्रिलियन डॉलर्स। लेकिन वहाँ पे आज भी जो टोटल जीडीपी है वो 14 ट्रिलियन से भी ज़्यादा है, 14 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। तो माल्थूस compared the population growth with the increase in food production alone. Malthus hold that because land was available in limited quantity, food production could not rise faster than population could not see, but he should have considered all type of production, ठीक है। उन्होंने बताया कि माल्थुस ने कंपेयर किया है पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या, फूड प्रोडक्शन से, क्योंकि उनका मानना है कि लैंड क्या है, बहुत कम है, हर कोई क्या करता है, प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन उतना जल्दी नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर आप किसी भी बीज को बोते हो तो उसको उगने में साल भर 2 साल का टाइम लगता है। फूड प्रोडक्शन ऐसा थोड़ी है कि आप कहीं से भी कुछ भी उगा सकते हो, तो उसमें काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता है। और पॉपुलेशन क्या होती है, ये सब चीज़ को नहीं देख पा रही है, मतलब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। लेकिन क्रिटिसाइज़र ने बोला है कि उनको सिर्फ फूड प्रोडक्शन की ओर नहीं देखना चाहिए, उनको सारे प्रोडक्शन को कंपेयर करना चाहिए। आज टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। फिर द critics argued that problem like poverty of starvation were caused by an unequal distribution of economic resources ratio than by population ग्रोथ, ठीक है। जो क्रिटिसाइजर्स हैं उन्होंने बोला है, क्योंकि हमारे जो माल्थूस हैं उन्होंने बोला है कि उस वजह से गरीबी बढ़ रही है, स्टारवेशन बढ़ रहा है लोगों का। तो क्रिटिसाइजर्स ने बोला है कि ये जो पोवर्टी और स्टारवेशन बढ़ रहा है वो सिर्फ पॉपुलेशन ग्रोथ की वजह से नहीं बढ़ रहा है, वो जो हमारे रिसोर्सेज हैं, ठीक है, जितने भी हमारे इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं उसके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से भी हमारा जो मतलब पोवर्टी है, गरीबी है, वो बढ़ रही है, ठीक है।
क्रिटिसाइजर्स ने कहीं से भी ये नहीं बोला है कि पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर नहीं है। पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर है, लेकिन सिर्फ अकेला पॉपुलेशन ग्रोथ फैक्टर नहीं है, उसके साथ साथ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज भी एक फैक्टर है। There is no evidence of birth rate there is no evidence of birth rate rising with the increase in standard of living. Instead, there is a evidence that birth rate falls as a economic ग्रुप्स। ठीक है, इसका कोई भी एविडेंस नहीं है कि जैसे बर्थ रेट बढ़ रहा है तो लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रही है। ठीक है, मतलब क्या पॉपुलेशन ज़्यादा हो रहा है तो लोग और ज़्यादा अच्छे से रह रहे हैं, इसका हमें अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है। बल्कि हमें इसका एविडेंस है कि अगर बर्थ रेट कमता है तो क्या होता है, एज द इकोनॉमिक ग्रुप। ठीक है, मतलब हम ये देख रहे हैं कि अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है तो गरीबी बढ़ रही है, तो लोगों के लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड कहीं ना कहीं कम हो रहा है। हमने ये देखा, इस चीज़ का एविडेंस हमारे पास है। दिस थ्योरी वॉज propounded in his book ऐसे ऑन पॉपुलेशन 1798। ये थ्योरी जो है उनकी बुक ऐसे ऑन पॉपुलेशन जो कि 1798 में पब्लिश हुई थी, उसमें ये बातें, ये स्टोरी हमने पढ़ी है। ठीक है, फिर है हमारे पास थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है, जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की थ्योरी है, अब हम क्या करेंगे उसको पढ़ेंगे। दिस थ्योरी इज़ गिवन बाय वैनन थॉमसन। ठीक है, ये थ्योरी हमें किसने दी थी? वैनन ने, जिनको हम लोग थॉमसन के नाम से भी जानते हैं, वैनन थॉमसन। इनका टाइम पीरियड का क्या रहा है? इनका टाइम पीरियड 1887 से लेकर 1973 तक रहा है। ठीक है, it is a theory that throws light on changes in the birth rate and death rate and consequently on the growth rate of the population। ठीक है, ये थ्योरी हमें मेनली किस चीज़ पे फोकस कराती है? हमें लोगों की बर्थ रेट, डेथ रेट और उसके कॉन्सिक्वेंसेस और पॉपुलेशन का क्यों बढ़ रही है, इन चीज़ों पे हमें क्या करती है? मेनली फोकस कराती है। This suggests that population growth is linked to overall level of economic development। ठीक है, इन्होंने हमें बताया है कि जो हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट से क्या होता है? रिलेटेड होता है, लिंक्ड होता है। ठीक है, every society follows a typical pattern of development related to population growth। हर सोसाइटी है वो क्या करती है? उनका एक पैटर्न होता है डेवलपमेंट का और पॉपुलेशन ग्रोथ का, जिससे मतलब वो उनका पॉपुलेशन ग्रोथ को वो कैसे डेवलप कर सके और रोक सकें। तो उनका हर एक सोसाइटी का अपना पैटर्न होता है और हर सोसाइटी उसी पैटर्न में क्या करती है? वर्क करती है। यहाँ पे हमें 3 स्टेजेस बताए गए हैं कि किन किन स्टेजेस, मतलब क्या क्या स्टेज किस किस स्टेज को बोला गया है। तो इसमें रिजल्ट्स और रीज़न बताए गए हैं। जो हमारा फर्स्ट स्टेज है वो स्टेज क्या है? लो ग्रोथ रेट। देखो हम लोग इधर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमें बताया गया है बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट भी हाई है। तो जब बर्थ रेट हाई है, ठीक है, लोग ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो कंट्री में लोग एजुकेटेड नहीं है, उनको पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में नहीं पता है, फैमिली प्लानिंग के बारे में नहीं पता है। तो इसका मतलब है वो कंट्री बिल्कुल भी डेवलप्ड नहीं है। और वहाँ पे डेथ रेट भी ज़्यादा है, यानी वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है, लोगों को डिसीज़ हो रहे हैं, वहाँ पे डिसीज़ेस के चांसेस ज़्यादा होंगे, वहाँ के लोगों की हेल्थ सैनिटेशंस अच्छी नहीं होंगे। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है? लो ग्रोथ रेट है। वहाँ पे उस कंट्री, उस सिटी में क्या हो सकता है? डेवलपमेंट का जो प्रोसीजर है बहुत कम है। दैट इज़ अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकल बैकवर्ड। ठीक है, वो लोग क्या है? बिल्कुल ही अंडर डेवलप्ड हैं और टेक्नोलॉजिकल, वहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बिल्कुल अभी अपग्रेड नहीं हुई है। फिर सेकेंड स्टेज में बोला गया है वेरी हाई ग्रोथ रेट। ये गलत है, यहाँ पे होगा लो ग्रोथ रेट और यहाँ पे होगा वेरी हाई ग्रोथ रेट। ठीक है, आप लोग सही कर लेना, ये गलत लिखा गया। मतलब ये सही है, डेवलपिंग सोसाइटी सही है और डेवलप सोसाइटी सही है, लेकिन जो ऊपर वाली लाइन है वो गड़बड़ है। सेकेंड स्टेज में बताया गया क्या है? बर्थ रेट हाई है, लोग पैदा ज़्यादा हो रहे हैं लेकिन डेथ रेट कम है।
यानी कि लोग अभी भी वहाँ के कंट्री के लोग क्या है, अनएजुकेटेड है, उनको कुछ भी नहीं पता है किस तरीके से फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे प्लान करने चाहिए, और कितने बच्चे एक फैमिली के लिए अच्छे हैं, वो लोग अनअवेयर हैं। तो मतलब वहाँ पे इलिटरेसी तो है, लेकिन वहाँ पे डेथ रेट कम है, यानी वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ और वहाँ पे टेक्नोलॉजी क्या है, अपग्रेडेड है। तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे लो ग्रोथ रेट तो है लेकिन लो ग्रोथ रेट है। और डेवलपिंग सोसाइटी है, वो क्या हो रही है, धीरे धीरे डेवलप्ड के ओर जा रही है। थर्ड स्टेज हमारा बताया गया है वेरी हाई ग्रोथ रेट। वहाँ पे जो ग्रोथ रेट है बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बर्थ रेट भी कम है और डेथ रेट भी कम है, लोग पैदा भी कम हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोग अब एजुकेटेड हो गए हैं, उनको फैमिली प्लानिंग, सेल्फ कंट्रोल और लेट मैरिजेस के बारे में काफ़ी अच्छे से अवेयर हैं वो लोग। और वहाँ पे डेथ रेट भी कम है, यानी वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी है, वहाँ की टेक्नोलॉजी भी अच्छी है। तो हम लोग उसको बोलेंगे लो वेरी हाई ग्रोथ रेट, और डेवलप्ड सोसाइटी में ऐसा होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम अपने दूसरे टॉपिक की तरफ चलें। तो दूसरा टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स। ठीक है, अभी हमने जितना बर्थ रेट, डेथ रेट ये सब पढ़ा, अब हम लोग इसको थोड़ा डीप में जानने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअली ये सब होते। ठीक है, तो इसमें हमारा फर्स्ट क्या है, बर्थ रेट जानते हैं क्या होता है, द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 ऑफ द पॉपुलेशन पर ईयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड नेटेलिटी। ठीक है, कि हर 1000 बच्चों, मतलब हम लोग क्या करते हैं, पॉपुलेशन को 1000 से काउंट करते हैं कि हर 1000 बच्चों पे कितने बच्चे 1000 में से यहाँ बर्थ ले रहे हैं। ठीक है, पर ईयर हम लोग 1000 में से, मतलब 1000 में से काउंट करते हैं, और इस मेथड को हम लोग नेटेलिटी भी बोलते हैं। दूसरा है हमारा क्रूड बर्थ रेट क्या होता है, जैसे कि अभी तक हमने ऊपर किस चीज़ में से ले रहे थे, हम लोग थाउजेंड्स में से ले रहे थे, लेकिन क्रूड बर्थ रेट में हम ओवरऑल चीज़ों को क्या ओवरऑल पॉपुलेशन को लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया इन 1000। ठीक है, वहाँ पे लोग क्या करते हैं कि वहाँ पे कितने लोग बर्थ लिए, ठीक है, 100 लोग बर्थ लिए, टोटल पॉपुलेशन 2 लाख है, और उसको इंटू 1000 से करेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन से चीज़ों को डिनोट किया जाता है, देखा जाता है। फिर यहाँ पे क्रूड बर्थ रेट निकालने का आपको फॉर्मूला दिया है, आप इस फॉर्मूला को देख लो। नंबर ऑफ बर्थ, कितने बर्थ हुए, नए बर्थ हुए हैं, फिर टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ के टोटल पॉपुलेशन कितनी है उसको इनटू आप क्या करो 1000 से कर लो। फिर दूसरा हमारा बता रहा है डेथ रेट क्या होता है, द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन पर ईयर। ठीक है, कि हर 1000 आदमी में से कितने लोगों की डेथ हुई है वहाँ पे। अब क्रूड डेथ रेट की पूरे पॉपुलेशन में से लेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी क्रूड वर्ड आ जाता है मतलब टोटल पूरी पॉपुलेशन को आप लेते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो द नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर एरिया ड्यूरिंग a specified period divided by the total population of that area in 1000। ठीक है, आप क्या करोगे, कितने लोगों की डेथ हुई है एक स्पेसिफिक पीरियड में, तो आप उसको क्या करोगे, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करोगे और इनटू करोगे 1000 से। ठीक है, आइए इसका फॉर्मूला देख लेते हैं, इसका देख लेते हैं। क्रूड डेथ रेट निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ डेथ टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन और इनटू 1000। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमारा दिया है रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, कि जो इंक्रीमेंट होता है, ग्रोथ रेट होता है पॉपुलेशन में, हम लोग उसको देखेंगे। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। ये हमें डिफरेंस बताता है कि कितने लोग एक साल में, मतलब एक साल नहीं, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कितना जन्म हुआ और कितने लोग मरे। ठीक है, तो ये उन दोनों में हमें डिफरेंस बताता है। तो इसके केसेस होते हैं डिफरेंस जीरो। पहला डिफरेंस क्या होता है, जीरो का हो सकता है। इस्टेब्लिश्ड, तो उस टाइप के पॉपुलेशन को हम लोग इस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन बोलते हैं।
ठीक है। देखो डिफरेंस जीरो कब होता है कि 100 लोग जन्म लिए तो उसी साल 100 लोग मर भी गए, तो वहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं है, वहाँ पे डिफरेंस जीरो का है। तो इस टाइप की पॉपुलेशन को हम लोग इस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन और रिप्लेसमेंट लेवल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो न्यू जनरेशन है, न्यू जनरेशन रिप्लेस द ओल्डर वन हु आर डाइंग। जो नई जनरेशन नए 100 लोग जन्मे वो पुराने 100 लोगों को क्या कर दिए? रिप्लेस कर दिए। तो इस डिफरेंस को हम लोग जीरो डिफरेंस और इस्टेब्लिश्ड पॉपुलेशन बोलते हैं। ठीक है। फिर डेथ रेट इज़ ग्रेटर देन बर्थ रेट। जो लोग मर रहे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो लोग मतलब जन्म ले रहे हैं उनकी क्या है? संख्या कम है। तो इस टाइप को हम लोग निगेटिव ग्रोथ रेट बोलते हैं। ठीक है। फर्टिलिटी लेवल्स आर बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। जापान, रशिया, इटली एंड ईस्टर्न यूरोप, वहाँ पे जो फर्टिलिटी लेवल होता है वो रिप्लेसमेंट लेवल से भी कम होता है। मतलब मरे 100 लोग और जो पैदा हुए वो 90 ही लोग हुए। तो यहाँ पे क्या है? -10 का फ़र्क आया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं निगेटिव ग्रोथ रेट। फिर बर्थ रेट इज़ ग्रेटर देन डेथ रेट। अगर बर्थ 100 लोगों का हुआ है तो मरे 90 लोग हैं। ठीक है। तो हाई ग्रोथ रेट, इसको हम लोग बोलते हैं हाई ग्रोथ रेट व्हेन सोसाइटी आर गोइंग थ्रू डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। इसमें क्या होता है? लोग डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की तरफ जाता है। ठीक है। वहाँ पे एक अच्छा मतलब बोलते हैं कि चीज़ें अच्छे से हो रही हैं। फिर फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होता है? इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ लाइफ पर 1000 वुमेन इन चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ठीक है। फर्टिलिटी रेट वो होता है कि कितने नंबर कितनी वो वुमेन हैं जो क्या कर सकती हैं? बच्चे पैदा करने की उम्र में आ गई हैं। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं बच्चे पैदा करने की सही उम्र क्या होती है? 15 to 49 ईयर्स की जो गर्ल होती हैं वो एक बच्चा पैदा करने के लिए एलिजिबल होती हैं। ठीक है। तो हम इस सर्वे में ये चीज़ देखते हैं कि कितनी वो महिलाएं हैं जो इस एज को क्रॉस कर चुकी हैं, जो 15 to 49 ईयर्स की एज में हैं। तो फर्टिलिटी रेट हम कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ बर्थ, कितने लोगों का बर्थ हो रहा है, और टोटल नंबर ऑफ वुमेन कि कितनी वुमेन है 15 to 49 ईयर्स की। ठीक है। और वो उसको क्या करते हैं? 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलिटी रेट। ठीक है। इसको फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। टोटल फर्टिलिटी रेट अलग होता है। ठीक है। इसमें हम सिर्फ फर्टिलिटी रेट में हम लोग सिर्फ उन्हीं वुमेन्स को लेते हैं जो 15 to 49 ईयर्स की होती हैं, लेकिन टोटल फर्टिलिटी रेट में हम लोग पूरी वुमेन्स को लेते हैं। ठीक है। जितनी भी वुमेन हो, चाहे वो 15 साल से पहले मर गई हो या 49 ईयर्स के बाद की हो, हम लोग हर वुमेन को लेते हैं। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ दैट एन इमेजिनरी वुमेन वुड हैव। ठीक है। जितनी वुमेन है हम लोग सबको लेते हैं। कभी कभी ऐसा भी तो होता है 15 साल के नीचे की जो महिलाएं हैं वो भी बच्चों को जन्म देती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट देयर आर सम नंबर्स ऑफ वुमेन इन ईच एज ग्रुप। ठीक है। तो ये यहाँ पे ये माना जाता है कि हर एज ग्रुप की वो औरतें हो सकती हैं जो क्या करती हैं? बच्चे पैदा करती हैं। तो ये होता है हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। यहाँ पे इन्फेंट की स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। INFANT होगा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ये क्या होता है? इट इज़ द नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है। मतलब यहाँ पे 1 साल से नीचे कितने बच्चे मर रहे हैं, तो जितने बच्चे भी मरते हैं उनकी जांच करने को हम लोग बोलते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज़ बिफोर एज ऑफ 1 ईयर, 1 साल के कम के जितने भी बच्चे मरे हैं, और नंबर ऑफ बर्थ, कितने बच्चे वहाँ पे क्या हुए हैं? जन्मे हैं, और उसको इंटू हम 1000 से करते हैं तो उसका हम लोग को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता चल जाता है। फिर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट होगा। यहाँ पे भी स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही कर लीजिएगा। मैटरनल होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ
नल मैटरनल, जैसे कि आप लोगों को पता होगा मैटरनल क्या होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ वुमेन हु डाइड इन चाइल्ड बर्थ पर 1000 लाइव बर्थ। ठीक है, ये वो औरतें होती हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हम लोग किसको बोलते हैं कि हम लोग उन औरतों को देखते हैं जो बच्चा पैदा करते टाइम क्या होती हैं, मर जाती हैं। तो उनका निकालने, उनके जो हम लोग सर्वे करते हैं उस सर्वे को हम लोग मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। जब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा हो और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी ज़्यादा हो, ठीक है, मतलब 1 साल से नीचे के बच्चे ज़्यादा मर रहे हो और वुमेन क्या हो, बच्चा पैदा करते टाइम ज़्यादा मर रही हो, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है हमारी सोसाइटी को, तो ये बताता है कि हमारी सोसाइटी बैकवर्डनेस एंड पुअर्टी है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गरीबी है और लोग बहुत ज़्यादा बैकवर्ड हैं, पुराने थिंकिंग के हैं। अरे बच्चे 1 साल से नीचे क्यों मर रहे होंगे, वहाँ पे अच्छे से वैक्सीनेशन नहीं दिया जा रहा होगा, बच्चों की अच्छे से केयर नहीं की जा रही होगी, और वुमेन्स क्यों मर रही होंगी, क्योंकि जो पुरानी प्रथाएं चली आ रही हैं कि घर में डिलीवरी करो, हॉस्पिटल मत ले जाओ, सरकारी मतलब सरकारी और प्राइवेट वाली कोई बात नहीं है, सरकारी भी बहुत अच्छा चीज़ है, बहुत अच्छी फैसिलिटी देता है, बट जो घर में लोग डिलीवरी कराने लगते हैं, वुमेन की अच्छे से देखभाल नहीं करते हैं, उन दवाइयाँ नहीं कराते हैं उनके प्रेगनेंसी पीरियड में, तो ये सब चीज़ें क्या है, एक गरीबी या बैकवर्डनेस की तरफ हमें ले जाते हैं। फॉल इन मेडिकल फैसिलिटीज़, वहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं वो कम होंगी। लो लेवल ऑफ एजुकेशन, अवेयरनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, वहाँ के लोग क्या होंगे, कम एजुकेटेड होंगे, कम अवेयर होंगे। ठीक है, वहाँ के लोग जो हैं वो कम एजुकेटेड होंगे, लेस अवेयर होंगे, और वहाँ के प्रॉस्पेरिटी रेशियो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा कम होगा। तो ये सब चीज़ को हम लोग मैटरनिटी मतलब ये अलग अलग चीज़ें थी वो हमने पढ़ा और देखा कि अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट या मैटरनल मोर्टेलिटी रेट हमारे सोसाइटी में ज़्यादा है तो इसका क्या मतलब है। फिर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है इट रिफर्स टू द एस्टिमेटेड नंबर्स ऑफ ईयर्स दैट एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। ठीक है, ये वो नंबर होता है कि एक पर्टिकुलर आदमी अपने जीने की, जैसे मुझे लगता है कि मैं 50 साल तक जी जाऊंगी, ठीक है, तो ये वही एक्सपेक्टेड नंबर होता है कि हमें अपने जीने के चांसेस कितना ज़्यादा दिखते हैं। फिर है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है, इट रिफर्स टू द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द गिवन एरिया एट ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड, कि 100 मेल्स पे, ठीक है, 1000 पुरुषों पे कितने नंबर ऑफ महिलाएं हैं। ठीक है, मतलब अगर 1000 मेन हैं तो कितनी वुमेन हैं। ठीक है, ये देखा जाता है, तो ये हमें सेक्स रेशियो बताता है कि लड़के ज़्यादा हैं या लड़कियां ज़्यादा हैं। फिर हमें बताता है एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन। देखते हैं एज स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है। इट रिफर्स टू द प्रपोर्शन ऑफ पर्सन इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन। ये हमें बताता है कि किस एज के कितने लोग हैं, जैसे चाइल्ड, अडल्ट, यंग, और क्या होते हैं जो हमारे ओल्ड एज पीपल हैं, तो कितने % लोग हर एज ग्रुप में हमारे यहाँ हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग एज स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये जो एज स्ट्रक्चर्स है उसमें कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो यूज़फुल हैं। तो पुअर मेडिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं होगी तो हम देखेंगे कि जो ओल्ड एज हैं वो लोग कम हैं और जो लोगों की लाइफ है वो बहुत कम है। और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर देखते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बच्चों की तादाद कम देखेंगे। ठीक है, कि बच्चे जो हैं वो कम हैं। एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, जैसा कि हम लोग बोलते हैं जो हमारी पॉपुलेशन है, हमारी जनसंख्या है, वो क्या हो रही है, बूढ़ी होती जा रही है। तो बूढ़ी होती जा रही है का सेंस ये नहीं होता है कि वो सच में बूढ़े हो रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारे सोसाइटी से जो यंग लोग हैं, ठीक है, जो एक यंग जिसको बोल सकते हैं जो काम कर सकते हैं, उनकी तादाद कम होते जा रही है। ठीक है, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी तादाद ज़्यादा होते जा रही है। इसको हम लोग बोलते हैं एजिंग ऑफ पॉपुलेशन। मैक्सिमम ओल्डर एज ग्रुप पीपल एंड लेस यंगर एज ग्रुप पीपल। ठीक है, जो ओल्डर एज ग्रुप है वो ज़्यादा है और जो यंगर एज ग्रुप है वो कम है।
डिपेंडिंग रेशियो क्या होता है? डिपेंडिंग रेशियो ये होता है कि जब जो बूढ़े लोग होते हैं, ठीक है, हम लोग ये मानते हैं कि 15 साल से नीचे लोग डिपेंडेंट होते हैं और 64 या 64 ईयर्स के बाद लोग क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। 15 से 64 साल की ईयर को ऐसा ईयर माना गया है जिसमें लोग खुद कमा के खाने का क्या करता है? क्षमता अपने अंदर रखता है। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि 15 साल से नीचे के लोग और 64 ईयर से ऊपर के लोग क्या होते हैं? डिपेंडेंट होते हैं। It is a measure comparing the portion of population which is composed dependent making age groups, ठीक है। इसमें देखा जाता है कि कितने लोग, कितनी जनसंख्या हमारी डिपेंडिंग रेशियो में आती है, ठीक है, डिपेंडेंट है। तो डिपेंडिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बिलो 15 और अबव एज 64 ईयर, जितने भी लोग 15 साल से नीचे हैं या 64 साल से ऊपर है, उनको हम लोग किससे डिवाइड करेंगे? 15 टू 64 ईयर्स की जो पॉपुलेशन है उससे डिवाइड करेंगे, इंटू 100,000 करेंगे, ठीक है। तो हमारा डिपेंडिंग रेशियो निकल जाएगा। और ये डिपेंडिंग रेशियो अगर कम होता है तो ये हमारी सोसाइटी के लिए क्या है? गुड इंडिकेटर है, अच्छा इंडिकेटर है, क्योंकि माना गया है कि ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाता है। क्योंकि अगर हमारे यहाँ 15 टू 64 ईयर्स के लोग ज़्यादा हैं, यानी तो वो लोग हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई क्या होगा? कमाने का सोचेगा। तो अगर वो कमाएंगे तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा। तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए कहीं ना कहीं डेमोग्राफिक डिविडेंड यानी प्रॉफिट की तरफ हमारी इकोनॉमी को ले जाएगा। फिर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ठीक है, वो क्यों हो रहा है? तो इंक्रीज सोशल प्रॉब्लम्स, ये जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो हमारे सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम को कहीं ना कहीं एक तरीके से बढ़ावा दे रही है, ठीक है। हमारे सोसाइटी में सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। इट हैपन्स बिकॉज, ये हो रहा है क्योंकि क्यों सोशल प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं? बिकॉज हाई बर्थ रेट ऑफ लो डेथ रेट सेकेंड स्टेज, ठीक है। क्योंकि क्या हो रहा है? जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, और डेथ रेट कम है क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई हैं तो लोग मर नहीं रहे हैं। लेकिन लोग इलिटरेट है, पढ़े लिखे नहीं है, तो वो क्या कर रहे हैं? पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। तो ये क्या है? हमारे सोसाइटी के लिए बहुत प्रॉब्लम वाली बात है। क्यों? क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा लोग नहीं मरेंगे, मतलब मरना तो ऐसे भी नहीं चाहिए, वो हमारे सोसाइटी के लिए बैड इंडिकेटर है, ख़राब इंडिकेटर है। हमें अपनी मेडिकल फैसिलिटी को अच्छा ही रखना चाहिए, लेकिन हमें बर्थ रेट पे कंट्रोल करना चाहिए। लोगों को लिटरेट करना चाहिए कि भाई 1 या 2 बच्चे पैदा करो, फैमिली प्लानिंग करो, शादियां लेट में करो। ये सब चीज़ें हमें अपने सोसाइटी को बतानी चाहिए, क्योंकि अगर पॉपुलेशन बढ़ता रहेगा तो हम उतनी फूड अवेलेबिलिटी नहीं कर पाएंगे, उतने घर अवेलेबल नहीं करा पाएंगे, उतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएंगे, उतनी एजुकेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो ये सब चीज़ें हम क्या कर पाएंगे? अच्छे से प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे लोगों को। दैट्स वाई क्या है कि ये चीज़ है जो ये बैड इंडिकेटर की तरह क्या होता है, और ये हमारे सोसाइटी में एक सोशल प्रॉब्लम की तरह हमें दिखाई देता है। डेथ रेट लो का मतलब है अगर डेथ रेट हमारे सोसाइटी में कम हो रही है, ठीक है, लोग कम मर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? डिसीज़ कंट्रोल, कि वहाँ पे जो भी बीमारियाँ हो रही हैं, ये बीमारियाँ होती होंगी, हम क्या कर रहे हैं? उसको कंट्रोल कर रहे हैं, उसके लिए अच्छे अच्छे वैक्सीन बना रहे हैं। पब्लिक हेल्थ एंड बेटर न्यूट्रिशन, हम लोग लोगों की हेल्थ पे क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं, उनको अच्छे अच्छे न्यूट्रिशियस फूड दे रहे हैं, या उनके न्यूट्रिशन के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी है हम वो चीज़ क्या करा रहे हैं? अवेल करा रहे हैं। फोकस टू कंट्रोल बर्थ रेट, डेथ रेट तो अब हम कम कर दिए, ये सब चीज़ें हम कर दिए, लेकिन अब हमें मेन फोकस करना है कि हम जो बर्थ रेट है उसको भी क्या कर सकें? कम कर सकें। फिर है हमारा साइज एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया पॉपुलेशन, ग्लोबल इन्फ्लुएंसेस पैंडमिक, ठीक है। यहाँ पे बताया है कि हमारे इंडिया का पॉपुलेशन कैसा है, क्या साइज है और क्या ग्रोथ रेट है, और यहाँ पे जो भी इन्फ्लुएंसेस मेजर इन्फ्लुएंजास हुए हैं, पैंडमिक हुए हैं, उनके बारे में बताया है, ठीक है। तो हम पहले ये पढ़ते हैं। सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है ये, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, हमारी इंडिया क्या है? दूसरे नंबर पे आती है कि हमारी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। बिटवीन 1950 टू 1951
एवरेज अवेल ग्रोथ रेट 13.31 था, ठीक है। हम 1950 से लेकर 1951 के बीच में जो हमारा ग्रोथ रेट था वो 13 पॉइंट क्या नहीं लगा, 13.31 था। 1911 टू 1921 में क्या था, हमारे यहाँ निगेटिव ग्रोथ रेट था -0.03%। इन्फ्लुएंजा एंड एपिडेमिक था वहाँ पे, ठीक है, इन्फ्लुएंजा के वह ज़्यादा फैला था। आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 से लेके 18 तक इंक्रीज ग्रोथ था 22%। डेथ रेट डिक्लाइंस आफ्टर 119 टर्म कंट्रोल एपिडेमिक, ठीक है। जो डेथ रेट था हमने उसको कम किया जब हमने एपिडेमिक को कंट्रोल किया। 1994 में प्लेग फैला था सूरत में, और 2006 में हिक्कामेनार कोरोना, ठीक है, नाउ कोरोना है, आज कोरोना है। 2006 में क्या था, हिक्कामेनार को, ठीक है, आज कोरोना है। तो ये सब चीज़ें जब एपिडेमिक फैलती है तो डेथ रेट बढ़ जाता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपके एक ब्रैकेट में था तो मैंने बता दिया, इतना उसको ज़रूरी नहीं है क्योंकि ये चेंजेस होते रहते हैं। आप आज की न्यूज़ देख लेना कि एक्चुअली में आज क्या चल रहा है। पैंडमिक क्या होता है, अ डिसीज़ दैट ग्रोज एंड कंट्रीज वर्ल्ड, ठीक है। जो पूरे कंट्री या पूरे वर्ल्ड में जब कोई एक डिसीज़ फैल जाती है और धीरे धीरे बढ़ती रहती है तो उसको हम लोग बोलते हैं पैंडमिक। इन्फ्लुएंजा क्या होता है, कॉमन वायरल इन्फ्लुएंस इज अटैक लंग और नोज, ठीक है। एक ऐसा वायरल जो कि हमारे लंग्स या हमारे नोज पे, ठीक है, अटैक करता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा बोलते हैं। स्पेनिश फ्लू क्या था, डेडली इन्फ्लुएंजा ले ऑलमोस्ट 36 मंथ, जनवरी 1918 टू दिसंबर, ठीक है। ये एक ऐसा इन्फ्लुएंजा था जो 36 महीनों तक रहा था, ठीक है। जैसे अभी कोरोना है ना, चले ही जा रहा है चले ही जा रहा है, 1 साल हो गया लेकिन ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये स्पेनिश फ्लू भी एक ऐसा इन्फ्लुएंजा था जो 36 मंथ तक था और जनवरी 1918 से ये क्या हो गया था, स्टार्ट हो गया था। इन्फ्लुएंजा 500 मिलियन पीट्स ओवर द वर्ल्ड, इसने क्या किया था, पीपल्स हो गए यहाँ पे, 500 मिलियन पीपल को पूरे ओवरऑल वर्ल्ड में क्या किया था, हार्म पहुँचाया था, मतलब लोग मरे थे। कॉज्ड बाय H1N1 वायरस, क्यों हुआ था, क्योंकि जो H1N1 वायरस था उसके वजह से हुआ था। एग्जाम्पल 1957 में रोम में और हांगकांग में जो हुआ था उसका ये एग्जाम्पल देता है, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ बताया गया है, फेमाइन क्या होता है। फेमाइन क्या होता है, लैक ऑफ फूड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम एंड अ लार्ज एरिया देन कैन कॉज डेथ ऑफ मैनी पीपल, ठीक है। मतलब जहाँ खाने की कमी हो जाती है, बहुत लंबे समय तक खाने की कमी रहती है और उस खाने की कमी से क्या करने लगते हैं लोग, जब मरने लगते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फेमाइन बोलते हैं, ठीक है। जहाँ भुखमरी आ जाती है, एक तरीके से सिंपल एग्जांपल देती हूँ। तो इसके मतलब भुखमरी क्यों आती है कहीं, अब ऐसा तो नहीं है बैठे बैठे खाना ख़त्म हो गया, जितने भी फार्मर्स हैं वो धान उगाना बंद कर दिए, ऐसा नहीं होता। कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से हमारे शहर में क्या होती है, भुखमरी आ जाती है। तो पहला तो अगर कहीं पे भी वॉर हो रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है किसी कंट्री के साथ, तो वहाँ भुखमरी आने के चांसेस हो जाते हैं। इन्फ्लेशन, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है तब भी होता है। और पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस, अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ की कोई पॉलिसी चेंज हो गई है, ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है, वहाँ पे भुखमरी आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। रिजल्ट्स इसका हम लोग क्या देखते हैं, जब भुखमरी आती है तो उसका हमें इम्पैक्ट क्या क्या देखने को मिलता है। तो पहला तो लोग माल न्यूट्रिशन हो जाते हैं, ठीक है, उनको जितनी न्यूट्रिशन अपने शरीर में ज़रूरत होती है उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो जब उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तो उन चीज़ों को हम लोग माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। स्टारवेशन आ जाता है, मतलब लोग एकदम अजीब से हो जाते हैं, मतलब एपिडेमिक फैल जाता है, ठीक है, मतलब बीमारियां फैलने लगती हैं। और इंक्रीज मोर्टेलिटी रेट, बच्चे मरने लगते हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस मरने लगती हैं उन लोगों को, क्योंकि अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छे विटामिन्स नहीं दिए जाएंगे तो वो लोगों के सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे अमर्त्य सेन ने एक बात बोली है, एंड अदर्स बिलीव दैट फुल ऑफ फूड ग्रुप प्रोड्यूसर्स वॉज नॉट द मेन कॉज ऑफ फार्मर्स वॉज कॉज बाय द इंडस्ट्री ऑफ प्रॉफिट इन ऑफ्टेन पे फॉर्म्स, ठीक है। इन्होंने मतलब एक बात बोली है कि सिर्फ आप क्या कर सकते हो, फुल ऑफ फूड ग्रुप प्रोड्यूसर्स वॉज नॉट द मेन कॉज ऑफ, कि जो पूरे सिर्फ
अब सिर्फ ऐसा ही तो नहीं है कि फार्मर्स ही खाना उगा रहे हैं, ये तो नहीं ना, पूरे प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। रिड्यूसेस डेथ, 1 मिनट, रिड्यूस डेथ फ्रॉम फार्मर्स रीजन्स, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्टिविटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, इसमें बोला है कि जो पहले फार्मर्स होते थे वो क्यों मरने लगते थे, ठीक है, डेथ कर लेते, सुसाइड कर लेते थे, जो पेस्टिसाइड्स वो यूज़ करते थे वही खा लेते थे। अब हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है, अब हमने इसमें काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है। तो कैसे कंट्रोल कर लिया है कि हमने जो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी थी, हमने ऐसे रास्ते अपने फार्मर्स को बताए हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं, अपना एग्रीकल्चर और अपनी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं, जिससे उनको मरने की नौबत नहीं आएगी। इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो वो लोग देखो जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे टमाटर या जो भी वो ग्रीन वेजिटेबल्स उगा रहे हैं, वो चीज़ें बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। तो उन पहले जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन था कि लोग क्या कर सकते थे, अपनी चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह नहीं पहुंचा पाते थे, तो उनकी चीज़ें ख़राब हो जाती थी, तो उनका पूरा लॉस हो जाता था। लेकिन अब वो चीज़ों को इम्प्रूव कर दिया गया है। लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करके अपनी चीज़ों को ज़्यादा दाम में और अच्छी जगह बेच सकते हैं। प्रिवेंटेड मॉड्यूल्स बाय टेक नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा, ठीक है, 100 डेज, जैसे कि अभी भी आपने सुना होगा मनरेगा तो अभी भी चल रहा है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है। इसमें क्या होता है, 100 दिन का काम हर किसी को मिलेगा, औरत हो, महिला हो, बच्चे हो, जो भी करना चाहें उनको 100 दिन का काम दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये काम कुछ भी हो सकता है। अब ऐसा तो नहीं है कि आपको बड़ी इंडस्ट्री में जाके बैठा दिया जाएगा, आपको खेत में ईटा ढोने का काम, बालू सीमेंट, जो भी आपको काम मिलेगा वो 100 दिन का काम आपको गारंटीड प्रोवाइड करते हैं। बर्थ रेट इंडिया, ठीक है। अब इंडिया का बर्थ रेट कैसा है, ये एक बहुत छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, आप बस रीड कर लो, आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। केरला एंड तमिलनाडु मैनेज, ठीक है, उन्होंने क्या किया, अपना जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है उन्होंने क्या कर लिया, कंट्रोल कर लिया है। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बिहार, यूपी, एमपी, राजस्थान में आप देखोगे, ठीक है। 1 मिनट, फिर है डिक्लाइनिंग सेक्स रेशियो इन इंडिया, जो हमारे यहाँ जो लड़की और लड़कों में एक भेदभाव होता था, लड़के ज़्यादा पैदा होते थे, लड़कियाँ कम पैदा होती थी, अब हमें अपने इंडिया में ये भी काफ़ी कम देखने को मिलता है, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ जनरल एग्जिस्टेंस, ठीक है। इंडिया डिक्लाइनिंग, 1961 में क्या था, 941 मैन थे, 2001 में क्या हुआ, 933 हुए, 2011 में क्या हुआ, 940 हुए। तो हमने काफ़ी इसको डिक्लाइन होते हुए देखा है कि जितने मेन हैं उसी की अपेक्षा वुमेन भी हैं कहीं ना कहीं। चाइल्ड सेक्स रेशियो जो था कि मतलब बचपन में ही लड़का लड़की पेट में ही लोगों बच्चों को मार देना, ठीक है, तो 1961 में ये 1976 हुआ, 2011 में ये 1914 हुआ, पंजाब में ये 793 है, फॉलोअर्स बाय इसी को फॉलो चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात और एमपी भी इसी को कहीं ना कहीं इसी के आसपास हैं। फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ फैक्टर्स हो सकते हैं कि उनकी हेल्थ फैक्टर्स को क्या कर दिया गया, अच्छा कर दिया गया हो, मेडिसिन फैसिलिटी अच्छी हो तो लोग कम मर रहे हैं। मोर्टेलिटी रेट, जैसे कि हमने देखा 1 साल से कम बच्चे जो मरते हैं वो नहीं मर रहे हैं, प्रेग्नेंट वुमेंस नहीं मर रही हैं। नेग्लेक्ट ऑफ चाइल्ड, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, लड़का और लड़की में भेदभाव नहीं कर रहे हैं, हम अगर कोई भी है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों को एक जैसी इज्जत दे रहे हैं। फ्रॉटिट्यूड, ड्रगलाइजेशन, ये थोड़े वर्ड्स गलत है इसलिए मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ, शायद कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। स्लोडिटी ऑफ सैनफ्रम अर्थम, इलिटरेसी कम हो गई हो, ठीक है।
फिर लिटरेसी देखते हैं, 7 और अबव रीड एंड राइट। लिटरेसी रेट जब भी हम देखते हैं तो हम उसमें क्या चीज़ें देखते हैं कि 7 साल से ऊपर के बच्चों को हम लोग लेते हैं कि जो भी नॉर्मल चीज़ें लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उन लोगों को हम लोग लिटरेट मानते हैं। 2011 में 74.04% था, मेल 11.14% थी, नहीं, मेल जो थे 11,014 थी और फीमेल जो थे वो 6,541 थे। हाईएस्ट केरला में था 44% और लीस्ट कहाँ था, बिहार और झारखंड में। इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स हम देखते हैं, क्या मेरिट्स हैं और क्या डीमेरिट्स हैं। तो अगर लोग पढ़े लिखे रहेंगे, लोग को नॉलेज होगी, तो इसके मेरिट्स क्या क्या हैं कि वो लोग क्या कर सकते हैं, एक मिनट, वो लोग क्या कर सकते हैं, एम्पावर कर सकते हैं, ठीक है, एम्पावर कर सकते हैं कि अपने इकोनॉमी को बूस्ट कर सकते हैं। उनके पास बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, अपनी इकोनॉमी को वो लोग नॉलेजेबल बना सकते हैं, हेल्थ अवेयरनेस अच्छी कर सकते हैं, ठीक है, पार्टिसिपेशन इन कल्चर एंड इकोनॉमिक वेल बीइंग ऑफ सोसाइटी, वो अपने कल्चरल और सोसाइटी के इकोनॉमिक के लिए अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसके डीमेरिट्स देखते हैं कि अगर लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे तो क्या होगा, वहाँ पे गरीबी आएगी, पॉवर्टी आएगी, ठीक है, लोग क्या होंगे, इलिटरेट होंगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, या अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ठीक है, अनएम्प्लॉय वर्क होगा, वो लोग एम्प्लॉयड नहीं होंगे, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिटरेसी, वो लोग पढ़े लिखे कम होंगे, मेंटेनेंस कंडीशन ऑफ वुमेन, ठीक है, ये नहीं होगा, कंडीशंस ऑफ वुमेन की कंडीशन वैसे ही बेकार होगी, और पॉपुलेशन एक्सपेंशन, लोग जब इलिटरेट रहेंगे तो वो लोग पॉपुलेशन को भी खाली क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सुपरस्टिशियस बिलीफ, ठीक है, लोग क्या करेंगे, जो एक चीज़ें नहीं आ रही है, प्रथा है, उस पर बिलीव करेंगे, जो अच्छी बातें हैं जो कि हमें एजुकेशन से मिलती है वो चीज़ें लोग नहीं सीखेंगे। और बर्डन रेदर देन एसेट, वो लोग क्या करेंगे, अपने सोसाइटी पे बर्डन बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वो लोग एक एसेट्स का काम नहीं करेंगे। अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो कमा के ला के देंगे, लेकिन नहीं रहेंगे तो उनके जो मम्मी पापा कमाएंगे वही खाना होगा, वही पीना होगा, वो लोग कभी भी अपने पेरेंट्स के लिए एसेट्स की तरह वर्क नहीं कर पाएंगे। फिर एक लास्ट चीज़ है, इसमें हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन पॉलिसी इन इंडिया, जो इंडिया में कौन सी पॉपुलेशन पॉलिसी को अपनाया जाता है, ठीक है। तो 1952 में क्या होता है, नेशनल फैमिली वेलफेयर, ठीक है, एंटर NF, ठीक है, नेशनल फैमिली वेलफेयर एक प्रोग्राम चलाया गया था। वो प्रोग्राम क्या था, उसको ऑब्जेक्टिव क्या था, इन्फ्लुएंस रेट ऑफ पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, ठीक है, कि जो मतलब एक पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उसको कम करने के लिए, ठीक है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ हो लेकिन पैटर्न बिहेवियर में हो, ठीक है। सेटबैक देखते हैं इसका, इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी होगा, ठीक है, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी 1975, जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी 1975 में, तो वहाँ पे क्या हुआ था, आपके सारे राइट्स ले लिए गए थे। ग्रॉस ट्राई टू ब्रिंग डाउन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, वहाँ पे क्या किया गया था, काफ़ी ज़्यादा ये ट्राई किया गया था कि तब उस टाइम की जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जा सके। मास स्टेरिलाइजेशन, यहाँ पे स्टेरिलाइजेशन होगा, ठीक है, रियलाइजेशन होगा, ठीक है, आप लोग सही कर लेना, स्टेरिलाइजेशन होगा। मास मतलब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोशिश किया गया था कि स्टेरिलाइज किया जाए, ठीक है, मतलब लोगों को ऐसी वैक्सीन दी जाए ताकि वो लोग क्या करें, बच्चा आगे कंटिन्यू ना कर पाए। तो मेडिकल प्रोसीजर विच प्रिवेंट को पॉपुलेशन, ठीक है, तो एंड चाइल्ड बर्थ, ठीक है, तो ऐसी एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके थ्रू वो लोग क्या कर सकते हैं, चाइल्ड बर्थ पे रोक लगा सकते हैं और पॉपुलेशन ग्रोथ होने से रोक सकते हैं। तो जब ये चीज़ें मेन को दी जाती है तो इसे वैक्सेक्टोनॉमी बोलते हैं, और वुमेन को दी जाती है तो इसको ट्यूबरॉमी बोलते हैं, ठीक है, ये एक नाम है, जस्ट यहाँ पे लिखा है, आप लोग पढ़ लेना। नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स 2010, ठीक है, तो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000 और सोशियो डेमोग्राफिक ऑब्जेक्टिव्स। तो जब ये स्टेरिलाइजेशन हुआ था, ठीक है, अब तो ये अलग अलग गोल्स हो गए, अलग अलग पॉलिसीज़ आ गई। इस पॉलिसी में कमी क्या थी कि लोगों को फोर्सफुली लाने लगा गया, ठीक है, कि चलो तुम वैक्सीन कराओ, ये प्रोसीजर निभाओ, जो कि अच्छी चीज़ नहीं थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, फिर बहुत सारी पॉलिसीज़ से इसको रिप्लेस
किया गया। थोड़ी सी इस नोट्स में क्या थी, स्पेलिंग प्रॉब्लम थी, उस वजह से 1-2 जगह हमें दिक्कत आई है, बट मैं वो आपके नोट्स में सही कर दूँगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। किसी को भी क्लास 11th NCERT के नोट्स चाहिए होंगे, क्लास 12th NCERT के नोट्स चाहिए होंगे, क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के NCERT हैंड रिटन नोट्स परचेस करने हो, या सोशलॉजी के रेफरेंस बुक के हैंड रिटन नोट्स अगर आपको परचेस करने हो, तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ 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 सपोर्ट मी एंड लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।